ओके, वेलकम बैक। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखो, जो एम्पियर्स थे उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोला गया था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। बेसिकली ये एक लॉ था जो हमें हेल्प करता था टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इफ देयर इज अ करंट आई। मींस जहां करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता था वो ये लॉ था। तो अगर ये लॉ सही होता, मींस अगर ये स्थिर होता, कॉन्सिस्टेंट होता, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। लेकिन जब बाद में मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इट इज नॉट कॉन्सिस्टेंट, मतलब इसमें कोई मिसिंग टर्म है। उन्होंने इसको अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बोला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया था, और बाद में हम देखेंगे कि उन्होंने कौन सी टर्म जो है इस एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐड की, जिसको कि हमने बोला मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर बाद में उसको बोला गया एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। क्या बोला गया उसको? एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, क्योंकि वो साथ में वहां पे एक और टर्म भी हो गई थी। तो उस मिसिंग टर्म को ढूंढने के लिए जो मैक्सवेल ने ऑब्जर्वेशन की थी उनको हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया जिस सर्किट में क्या था, कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ की। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट था ये। जैसे ही की को प्रेस किया, इस बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया और इस सर्किट में आई करंट फ्लो करना शुरू हो गया, और इस करंट को बोला गया कंडक्शन करंट। अब जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, तो इस कैपेसिटर के बीच में क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज इट इज नोटेड बाय ई वेक्टर, और हमें जो है आई करंट जो है इस सर्किट में फ्लो करना शुरू हुआ जैसे ही हमने इस की को प्रेस किया। अब बेटा क्या किया उन्होंने क्या किया, जो मैक्सवेल्स थे उन्होंने इस सर्किट में दो क्लोज लूप कंसीडर की, जहां पे उन्होंने दो अलग अलग तरीके से देखा कि क्या दोनों लूप्स के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ फिट है कि नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक लूप ली, लेट अस सपोज दैट यहां पे, और इस लूप का जो रेडियस है दैट इज आर, और एक लूप उन्होंने इसके सेंटर में कंसीडर की, इतनी ही, इसको C1 और इसको C2। मतलब एक क्लोज लूप जो है वो C1 अराउंड अ कंडक्टिंग वायर ली, और एक क्लोज लूप C2 जो है अराउंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जहां पे वायर नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, लूप C1 के लिए भी एम्पियर सर्किटल लॉ चेक किया, V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। दिस इज फॉर C1। और दूसरा C2 लूप के लिए भी इन्होंने चेक किया, V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बाद में जब उनकी ऑब्जर्वेशंस हुई तो यह देखा गया कि यहां पे तो ठीक है, जो वायर के क्रॉस तो ये लॉ फिट है, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्पेस ली वहां पे ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। अब मैं ये प्रूव करके भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि एक लॉ जो सेम लॉ है एक सर्किट में दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर सेम नहीं रह रहा है, सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, फेल हो जा रहा है, तो उसको उन्होंने नाम दिया इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब वैसे तो करंट तो फ्लो कर रहा है आई, लेकिन जो बीच में जो फ्लॉ था, जो मिसिंग टर्म थी, उसको उन्होंने खोजा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बी की वैल्यू क्या है। देखो यहां इस पॉइंट के ऊपर बी की वैल्यू क्या आएगी, ये हमने एक बार पहले भी आर्टिकल किया हुआ है। अगर आप इस एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाए C1 के लिए तो ये कैसे आएगा, देखो वेरी सिंपल, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर द लूप C1। दोनों के बीच में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है, इसके बीच का एंगल जो है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये पहले उसमें हम कर चुके हैं। तो आपके पास आएगा BDL
कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ओवर द लूप C1, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी कांस्टेंट है, कॉस थीटा जो है वो 0 डिग्री है, और डीएल की वैल्यू जो टोटल आएगी लूप पे वो आएगा उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो जो बी आ जाएगा दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू आएगी यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, लेकिन यहां पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जो दो कैपेसिटर की प्लेट्स थी उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो 0 थी, तो यहां पे अगर मैं बोलूं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर बी क्या है 0, तो अगर मैं इस लॉ को इस लूप पे लगाऊं तो क्या बनेगा आपके पास, देन यू विल हैव बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ओवर द लूप सी, दैट इज म्यू नॉट आई, तो क्योंकि b 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो इट मींस I इक्वल्स टू 0। तो अगर हम एम्पियर्स लॉ को देखें तो वहां पे तो हमें ये लग रहा है क्योंकि उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो करंट नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो वहां पे उन्होंने बोला कि वो जो मिसिंग टर्म जो है, जो मिसिंग टर्म यहां पे है, तो बोला वहां पे भी कोई ना कोई क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है, जहां पे करंट होता है। तो बाद में जब ये लॉ फेल हो गया तो उन्होंने बोला कि ये जो टर्म, ये जो स्पेस थी, कैपेसिटर के बीच की स्पेस थी जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, वहां पे भी जरूर कुछ ना कुछ करंट होगा, और जिस करंट के कारण यहां पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और उसी करंट को उन्होंने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उन्होंने बोला कि वो जो मिसिंग टर्म वहां पे है वो एक करंट होता है जिसको कि उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका मतलब देखो, अब नेचुरली यहां पे करंट आ गया, जैसे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, तो जहां पे करंट होता है वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो गया, सही हो गया। बेसिकली उनको यही लगा था कि कैपेसिटर्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि कैपेसिटर्स के बीच में सिर्फ कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक। तो बोला कि अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब वहां पे करंट नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उन्होंने बोला अगर यहां पे करंट है तो वहां पे, या अगर यहां पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस करंट को उन्होंने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया था बेटा, उस लॉ को मॉडिफाई कर दिया, एम्पियर्स लॉ को। तो जो मॉडिफाइड फॉर्म है, जो मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ की, उसको जो नाम दिया था, उसको नाम दिया था एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। कई बार इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं। तो वो लॉ क्या था, वो था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। क्या नाम दिया था, बी डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी। क्लियर हो गया? तो ये कैसे देखो अब सही है, जहां पे कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर आई 0 है तो वहां पे कौन आ जाएगा, आई डी, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर आईडी नहीं है, जो वायर्स हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ कहां होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और बाकी जगह आई आ गया। तो मतलब ये लॉ जो बना था इसको बोलते थे एम्पियर्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसको बोलते थे मैक्सवेल्स, ये एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि अब देखते हैं कि ये क्या सच में होता है कि नहीं होता है। तो अब देखो क्या हुआ, वापस हम उसी पे चलते हैं। अब मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा, देखना C1 और C2 दोनों के लिए लॉ फिट होता है कि नहीं होता है। तो हम प्रीवियस उस पे जाते हैं। अब देखो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता था कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है। और वो किसके बराबर होती है, हमने ये पहले लेक्चर्स में पढ़ा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कभी भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स अगर चार्ज हैं तो उनकी स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो आप बोल सकते हो E इक्वल्स टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब हम यहां पे क्या देखो, जहां फील्ड होती है वहां फ्लक्स भी होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? अगर मैं यहां पे इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करूं तो फाई किसके बराबर होगा? E इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसको फाई ई से डिनोट कर दूं। अब ई की वैल्यू क्या आ गई? क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ गया? ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास फ्लक्स कितना आ गया इलेक्ट्रिक? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इतना पता चल गया। तो मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। मैक्सवेल ने इसको कैसे खोजा? मैक्सवेल ने खोजा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली तो ऑस्टर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो यही बोला था कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद एम्पियर्स लॉ, एम्पियर साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रूव कर दिया एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन मैक्सवेल ने बोला कि जबकि कैपेसिटर के बीच में तो ऐसा कोई हिंट या क्लू मिला ही नहीं है कि उसके बीच में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। उतना जरूर था कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हम देखो यहां पे कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट की तरफ। कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट। अभी तक हमें यही पता था करंट से मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट। ठीक है, देखो है ना इंटरेस्टिंग कि जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन अब उल्टा बोल रहे हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे क्या होगा? करंट। ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं हम यहां से। हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे ना? डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। क्या कर देंगे इसको? डिफरेंशिएट। मैं आगे चाहता हूं, तो आपके पास जो फाई ई आया, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला, दैट इज क्या आया बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपके पास क्या आ गया? डी फाई ई अपॉन डी टी, एंड दिस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसकी कर दी? डी क्यू अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आ गया? डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर आ गया? दिस कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज? करंट। इसी को उन्होंने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आ गया? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो बेटा क्लियर हो गया ना? देखो यहां पे आपको पता चल गया कि जो व्हेनेवर देयर इज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वर्ड याद रखने हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम जो है दैट प्रोड्यूस करंट। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। स्टेडीली नहीं करती। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वहां पे करंट नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर चेंजिंग फ्लक्स है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। और उस करंट को नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर अब बोलूं मैं एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बन जाएगा? अब एम्पियर सर्किटल लॉ बनेगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, और आई डी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम, तो आपके पास आएगा म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो आप इस फार्मूला को देखो ध्यान से। अभी तक तो मैंने आपको यही बताया था कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब आपको उल्टा भी पता चल गया, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां से आपने समझ जाना है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ करंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, कि whenever there is a changing electric flux या electric field there is production of magnetic field, और जब magnetic field होगी तो obviously करंट तो होगा ही होगा। अब बेटा जैसे ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डाला मैक्सवेल ने कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, फिर उसके बाद उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो सेम आई थी जो हमने पहले लिखी है। मैं आपको भी बताता हूं। हाँ, ये मैंने लिखी थी ना, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टू पाई आर। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट डालेंगे तो सेम रेडियस के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वो जीरो नहीं आएगी, देन इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन यहां पे आई की बजाय क्या हो जाएगा? आई डी। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो ये था बेसिकली कि क्यों एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ा था। मैंने दोनों चीजें बता दी क्यों मॉडिफाई करना पड़ा था, बिकॉज एम्पियर्स लॉ जो है वो कंसिस्टेंट या स्थिर नहीं रह रहा था, सेम नहीं रह रहा था सेम सर्किट में दो जगह के ऊपर। ओके और यहीं से हम मैक्सवेल ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी निकाला कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम या व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ द करंट इन द स्पेस या उसका उन्होंने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर होगी बेटा। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूं क्या C1 और C2 के ऊपर वो लॉ ठीक है कि गलत है। ठीक है तो उसको हम करते हैं। ओके हमारे पास जो लॉ बना था मॉडिफाइड वो क्या बना था, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C1 लूप लेते हैं। ये तो C के लिए है, हमने केसेस करने तो सबसे पहले कौन सी लूप ले ली, C1। ठीक है C1 लूप। तो C1 लूप के लिए क्या आएगा, v वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। लेकिन आपको पता है C1 लूप में तो फ्लक्स है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ स्पेस में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो। तो इसका मतलब आपके पास क्या बन गया, C1 पे बन गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है हो गया ना। ये कहां पे आया, एट C1। ठीक है अब हम लेते हैं C2। C2 के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहां पे C2 एंड दिस इज म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। अब बेटा जो आपका C2 था वहां पे आई नहीं है, वहां पे आई की वैल्यू क्या है, जीरो। जो C2 लूप थी वो तो किसके अंदर थी, कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अंदर, वहां पे कंडक्शन करंट नहीं था, वहां पे सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट से देखना मैं कैसे आगे प्रूव करता हूं। तो आपके पास क्या बन गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। ये बन गया ना आपके पास इस टर्म को जीरो पुट करने के बाद। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था उसके अंदर, जो प्लेट्स थी अभी हमने ड्राइव किया है उसका फार्मूला। फ्लक्स किसके बराबर था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पुट कर दो उसको, तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट dt और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ गया बाहर, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, dq अपॉन dt, और dq अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो बन गया ना वही, देखो वही आ गया C2 के ऊपर भी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये देखो ये आया सेम रिजल्ट, जो C1 के लिए आया वही C2 के लिए आ गया। लेकिन आया कैसे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अंडरस्टैंड। तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ और कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। और पहले मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, क्यों मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। ओके बेटा, ओके तो बेटा अब तक आप समझ गए होंगे कि जो मैंने सर्किट ड्रॉ किया था उस सर्किट में दो टाइप के करंट होते हैं, कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। इन जनरल भी कोई भी सर्किट हो ना, वहां पे दो टाइप के करंट होते ही होते हैं, कंडक्शन करंट भी होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो कंडक्शन करंट वो कहां डोमिनेट करता है, इन कंडक्टिंग मटेरियल। जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें जो डोमिनेटिंग करंट होता है वो होता है कंडक्शन करंट। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे ये करंट कहां था, हवा इज सम सॉर्ट ऑफ क्या है, इंसुलेटिंग। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट करंट मॉडिफाई होकर, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपैरिजन टू कंडक्शन करंट, और उसका मैग्नीट्यूड कम होता है।
जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है ना वो इतना मैग्नीट्यूड नहीं होता है। बाकी इसके इफेक्ट सेम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन करंट प्रोड्यूस कर रहा है वायर के किसी पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर, तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट कर रहा है एट सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम जो उसकी सेंटर लाइन। ओके तो इतना मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, उसको कई बार हम बोल देते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, कई बार बोल देते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.